स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। हम कहानी पढ़ रहे थे। कल क्या हुआ, कल कहानी हम इसकी रिकॉर्ड किए और ना जाने क्या हुआ कि आवाज़ ही नहीं आई। तभी इसलिए फिर अब दोबारा हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसीलिए कल क्लास आप लोगों को नहीं मिल पाई। ठीक है, अब हम निरंतर इसको जो है पढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ बातें आपसे करनी है। मैं एक बार नोट्स देख लो, चंद्रदेव से मेरी बातें हम कहानी शुरू कर चुके हैं। बेहतरीन तरीके से हम शुरुआत करेंगे कहानी की। बिल्कुल यूट्यूब में आपको पहली बार मिलेगा ऐसा। ठीक है, ये कहानी कुछ विषय आपको मिलेंगे, फिर इसके बारे में क्या प्रतिपाद्य है, फिर आपको संपूर्ण कहानी वो भी इस रूप में मिलेगी। कहानी आपने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं होगा। कहानी तो सब लोग पढ़ते हैं, पर कहानी के अंदर जो जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको मैंने टाइप किया है, कलर किया है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ में भी कहानी आएगी। और ये मन से निकाल दो आप लोग कि कहानी आपकी अधूरी है। पूरी संपूर्ण कहानी है, एक लाइन बाय लाइन आप मिला सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मैं कहानी के बाद में उनके अंदर से कुछ फैक्ट्स निकाल के बाहर रखे हैं। जो आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले ही मैंने नोट्स बना के आपके सामने रख दिया। ये देखो फैक्ट्स है। ठीक है, अगर संपूर्ण नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम इतना तो तैयार ही करोगे। अब आप लोग, मैं एक बात बता दूं, आप बता एक बार सुन लो कि भैया हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास भी चल रहा है, यानी दूसरी यूनिट भी चल रही है, तीसरी यूनिट भी चल रही है भारतीय काव्य शास्त्र की। और हम जो है निबंध कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जो है निबंध की जो पूरी निबंध 12 से 13 जो निबंध हुए थे वो यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जाके आप प्लेलिस्ट में देखें, इसी प्रकार से मैं निबंध को पढ़ाया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, उन पे जो लोगों के विचार भी वो भी रखे हैं। ठीक है, और ये कहानी हो गई। नाटक भी हम शुरू कर आज कर देंगे। ठीक है, नाटक भी कल हम एक क्लास जो है रिकॉर्ड किए थे, बकरी नाटक, पर क्या हुआ कुछ आवाज़ ही नहीं आई तो इसीलिए हमको उनको डिलीट करना पड़ा। आज दोबारा से हमको इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप उम्मीद करता हूँ आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी। ठीक है, नाटक और ये और कविता। कविता कल इसीलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमने सोचा आवाज़ नहीं आ रही तो फ़ायदा क्या है। तो हमारी इतनी यूनिट चल रही, यानी दूसरी एक, तीसरी 2 यूनिट नाटक, कविता और हम ये कहानी, यानी आपको डेली 5 क्लासें तो मिलनी है, तय हैं। और बाकी एक व्याकरण की क्लास वो अलग से चलेगी। ठीक है, तो आप भरोसा करें। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हर यूनिट के बेहतरीन तरीके से, दावे के साथ, गारंटी के साथ, अगर एग्ज़ाम में पेपर बनता है इनसे, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ें। इनसे बाहर वो नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपको बस भटकने की ज़रूरत नहीं, इधर-उधर किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कंठस्थ करते चलें, उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। ठीक है, अगर इनके आपको नोट्स चाहिए तो भैया मैं आपको बता दूँ, बहुत कम प्राइस रखा है। इतना समझ लो कि आप एक दिन का खर्चा है, समझ लो आपको 300 रुपये, यानी 299। ठीक है, 299 हमने इसका प्राइस रखा है। इस नंबर पे 97 21 56 58 और 75, 97 21 56 58 75, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे। उस पे लिखोगे सर नोट्स, इतना लिखोगे नोट्स चाहिए, और स्कैनर भेजना। मैं स्कैनर भेज दूंगा, आप उस पे पे कर देना। ठीक है, मैं आपको नोट्स नोट्स तुरंत भेज दूंगा। पूरे के संपूर्ण यानी यूजीसी नेट का सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। बस आपको अभी इस उपन्यास अन्य गतिविधा के नहीं दे पाऊंगा। अगर टाइम मिला तो बिल्कुल करूंगा, मगर उपन्यास अन्य गतिविधा की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि समय ज़्यादा रहा नहीं है, बचा नहीं है। ठीक, और अभी ही मैंने क्लास की शुरुआत की तो मुझे नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, खुद से नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, बहुत 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 घंटे ही मैं सोता हूँ, बस 4-5 घंटे, बाकी 18-19 घंटे आप लोगों के लिए लगा ही रहता हूँ। और क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है तो इसी के चलते मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। एक बार नोट्स बन जाएँगे तो मुझे बार-बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आप 6 महीने में लोग सिलेबस नहीं पूरा कर पाते हैं, हम 3 महीने में आपका सिलेबस पूरा कर देंगे, और विद प्रूफ के साथ और एक-एक लाइन बाय लाइन के साथ। क्योंकि 5 से 7 घंटे 5 4-5 क्लासें मैं ले रहा हूँ रोज़ की, क्यों नहीं पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं, और कम से कम भरोसा करके आप पढ़ते रहें। चलो हम लोग पढ़ते हैं आज कहानी जो है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ये कहानी जो भाई है भैया लोगों की, ये बंग महिला ने लिखा था। इनका एक ये निक नेम है बंग महिला। ठीक है, मूल नाम इनका राजेंद्र बाला घोष है। इनका इसका समय क्या है, 1882 इनका जन्म हुआ था। और चंद्रदेव से मेरी बातें ये 1904 में लिखी गई थी।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में लिखी गई थी, निबंध के रूप में ये लिखी गई थी। किस रूप में? निबंध के रूप में। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पत्रात्मक शैली में लिखी गई। पत्रात्मक शैली तो समझते होंगे, जैसे आप लिखते हैं सविनय निवेदन है, इस प्रकार से पत्र के रूप में लिखी गई है। उसी इसको भवदेव पांडे जो थे इतिहासकार, भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना। याद रखना, पहली हिंदी की राजनीतिक कहानी मानते हैं। ठीक है। कहानी के कुछ भीतर विषय आए हुए हैं जिन पे जो है राजेंद्र बाला घोष ने, बंग महिला ने बात किया है। वो कौन कौन से हैं? जैसे इस कहानी में पक्षपात दिखाया गया है, कलकत्ता की बात की गई है, हमारी राजधानी कलकत्ता को एक बार दिखाई है। वाहन यानी चप्पल की बात की गई है। एकता सूत्र परिवर्तन की बात की गई है। ज्ञान विज्ञान की बात की गई है। चिकित्सा पे व्यंग किया गया है। बिजली की बात की गई है। तंत्र विज्ञान की बात की गई है। कानून आदि की बात की गई है। तो पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन, एकता का सूत्र परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि। ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में करके बताएं कि आपका होली का त्यौहार कैसा गया। ठीक है। उपनिवेशवाद, याद रखना, प्रतिपाद क्या है? उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकों समस्याओं को वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन, इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है। बाकी सब भूल जाना, याद रखना कि ये जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, ये लॉर्ड कर्जन पे व्यंग्य किया गया है, उनकी सरकार पर उस टाइम व्यंग्य किया गया है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में, वही तो मैं कह रहा हूं, पत्र के रूप में लिखी गई कहानी थी, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था, परिवेश पर व्यंग्य किया गया है। गुलाम भारत की, जो उस टाइम हमारा भारत गुलाम था ना, तो उसी के चलते परिवेश पे व्यंग्य किया गया है। क्या क्या व्यंग्य किया गया है? देखो, इन्होंने कहा है, समझो, इन्होंने कहा भैया कि अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण किया गया है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। ठीक है। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है इसमें। ठीक है। आगे, भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया। याद रखना, कलकत्ता विश्वविद्यालयों के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया है। ठीक है। चलो, चंद्रदेव से मेरी बातें इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। ये इंपॉर्टेंट है, ये संपूर्ण कहानी फिर से समझे। बंग महिला बैठी हुई थी, इन्होंने सोचा कि कैसे मैं व्यंग्य करूं, तो शुरू किया कि भगवान चंद्रदेव, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि चंद्रदेव को इन्होंने क्या कहा है। ऑप्शन पूछेगा कहानी में कि बताइए कि चंद्रदेव से मेरी बातें, कहानी के अनुसार बंग महिला ने चंद्रदेव को क्या कहकर पुकारा है? तो भगवान कहा। याद रखना, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों, कमल रूपी चरण, यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा, रूपक अलंकार भी है, कह सकते हैं इस बात का, हालांकि कविता में होता है। यहाँ पे कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का, अपने आप को क्या कहा है? दासी कहा है। याद रखना, इस बात को भी याद रखना, ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहा चंद्रदेव को, कमलवत उनके कोमल चरणों की बात की, और अपने आप को दासी कहा। कितनी बार प्रणाम की बात की है? तो भैया ये अनेक बार, यहाँ पे रख देगा, 2 बार, 4 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो अनेक बार किया है। और उन्होंने फिर कहती हैं कि आज मैं आपसे 2-4 बात करने की इच्छा रखती हूँ। चंद्रदेव कहते ठीक है बिटिया, 2-4 करो, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमका पूरा 24 घंटा में चक्कर लगा हुआ है। क्या लगे? ठीक है, परेशान ना, 2-4 बातें कर भाई। ठीक है। तो 2-4 बातें याद रखना है। कितनी बातें? 2-4 बातें याद करने, जो है बात करना है उनको, बंग महिला को, चंद्रदेव से। अरे 2-4 बातें करनी थी तो किसी और का नंबर लगा लेती। चलो, कहते हैं, फिर कहते हैं कि क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए। कहते भाई पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बड़ी कृपा होगी। कहती हैं कौन? बंग महिला, बड़ी कृपा होगी। देखो देखो, सुनी अनसुनी ना करो, जानो, अपने बड़प्पन की ओर जरूर ध्यान दियो। अच्छा,
कही थी सुनो हमारी बात की है। चलो भाई सुनते हैं। मैं सुनते अब यहाँ से कहती हैं, यहाँ से अपनी कहानी की शुरुआत करती हैं। कहती हैं कि मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। आकाश मंडल में चिरकाल काफी समय से वास कर रहे हैं। क्या बात ये सत्य है? बिल्कुल बात सत्य है। तुरंत बोल पड़ते हैं कौन? चंद्रदेव की। बिल्कुल बात सही, एक एक बात सही है आपकी। यदि फिर कहते हैं यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि संसार के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जाते। याद रखना यहाँ पे कि भैया इनको पुराने और बूढ़े भी कहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान भी करते रहते हैं। अरे कौन बताइए तो बिटिया? कहे लगे कौन? चंद्रदेव। कहते हैं यह क्यों, ऐसा क्यों? फिर कहती हैं कि क्या आपका डिपार्टमेंट में देखो, इस डिपार्टमेंट का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है? महकमे में। ट्रांसफर का अर्थ क्या दिया है? बदली होने का नियम नहीं है। कह रहे बिल्कुल नहीं, हमारा यहाँ तो भाई एक ही काम है, मैं इतना करूँ, इतना मुझे चक्कर लगाना है 24 घंटे में पृथ्वी के, बस। अच्छा, नियम नहीं है। क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बिल्कुल नहीं, मांगा करे देते ही नहीं है। बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी अगर करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। कहते हैं ऐसी बात है? बुलाओ बताइए, हमको बताओ कहाँ, हम आने आ जाएंगे, तुरंत करेंगे। फिर कहती हैं कि ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, सुंदरमय नगर, पर्वत जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे समझाना होता है थोड़ी बहुत, आप डबल स्पीड कर लिया करें, बहुत अच्छी समझ में कहानी आएगी। ठीक, अगर आप जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो डबल स्पीड कर लिया करो, मैं इसकी कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के लिए। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी, याद रखना यहाँ पे किसका नाम है भैया? काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम, याद रखना पुनीत और शांति धाम। काशी में शांति धाम की बात की गई है। काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि का नाम स्मरण करें। हरि मतलब विष्णु, याद रखना, आपको पता होना चाहिए। एक होते हैं हरि, एक होते हैं हर और एक होते हैं हरि, तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव शंकर जी, हरि मतलब कान्हा। ठीक है, करके यहाँ पे देखो पूछा जा सकता है कि किसका स्मरण करने की बात की है, तो विष्णु जी की। ठीक है, फिर कहते हैं कि अपना परलोक बनाते यह बड़ी बारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ है? ये भी एक विशेषता, पुराने बूढ़े कहा है और दूसरा अमर होने की बात कही है। क्या कही है भैया? अमर होने की बात कही है। आपको मृत्यु कहाँ है? तब परलोक बनाना कैसा? जब आपकी मृत्यु नहीं निश्चित है तो क्यों परलोक बनाया है? कहते हैं बनाऊंगा तो ही है। ओहो, देवता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया और हम लोगों को नहीं अमर किया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या। यहाँ पे देखो पक्षपात की बात आ गई, वही बात है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना हो, पूछ रही हैं चंद्रदेव से, अंग्रेज जात की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, काले तो हैं ही नहीं, इम्पॉर्टेंट है, कृष्ण के अंक के समान तो हैं ही नहीं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जात यानी गोरे लोग कुपित हो उठेंगे। और फिर आप तो एक क्या हैं, याद रखना क्या हैं? सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल, सरल स्वभाव महात्मा है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई। ठीक है,
कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कौन सा निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं बताई गई है, तो इसमें से कुछ ऑप्शन उठा लिए जाएंगे। सुयोग्य कहा गया, कार्यदक्ष कहा गया। सुयोग्य यानी सुंदर योग्य, आप सुंदर भी हो, योग्य भी हैं। कार्यदक्ष यानी कार्य में दक्ष हैं, निरंतर काम करते रहते हैं, परिश्रमी हैं, बहुत परिश्रम कर सकते हैं, बहुदर्शी है, बहुत चीज जो है सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, कार्य कुशल हैं, आप कार्य में भी अच्छे खासे हैं, और सरल स्वभाव के महात्मा। महात्मा कहा, याद रखना क्या कहा है महात्मा। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग विधाता, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन आगे, लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देंगे। समझ रहे हो? क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही पसंद है। पूछा जाएगा कि कमीशन और मिशन किसको पसंद है इस कहानी में, तो लॉर्ड कर्जन को। आपको आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान, देखो भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, कम दिखता होगा। नेत्रों की बात आ गई, याद रखना, आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी, धीमे पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी। इंपॉर्टेंट है लाइन ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। कहानी में पूछा गया था लड़कपन के बारे में, हरिवंश राय बच्चन के बारे में, तो क्या पता पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में आधुनिक भारत की जो संतान है वो कब से चश्मा धारण करने लगी थी, तो याद रखना लड़कपन से। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को, याद रखना, भारत को उतनी दूर से भली बात ना देख सकते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत को इन्होंने क्या क्या कहा है, कि इसकी विशेषताएं दीन कहा, हीन कहा, छीड़ कहा, प्रभा कहा। ठीक है, उतनी दूर से भली बात ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर करती हूँ, सादर कहती हूँ कि एक बार प्लीज प्लीज एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश नहीं है, पर फिर भी आइए, आपका स्वागत करेंगे हम। अब कहते हैं, पर अवकाश कहाँ? 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन। याद करें, गोदान उपन्यास पढ़ा होगा, तो उसमें जब भोला के यहाँ गोबर और होरी दोनों लोग जब जाते हैं भूसा देने, तो झुनिया से मेल हो जाता है, मुलाकात होती है किसकी? गोबर की। तो जब कुएं पे पानी लेने जाती है तो वो भी पास साथ साथ में जाता है। तो झुनिया किसी बात में कहती है कि अगर महीने में एक दिन आओगे तो नाश्ता पानी खाना पानी पूछूंगी, 15वें दिन आओगे तो हुक्का दूंगी, अगर रोज 8वें दिन आओगे तो सिर्फ पानी दूंगी, अगर रोज रोज आओगे तो कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, तो गोबर कहता दर्शन तो दोगी मेरी झुनिया। ठीक है, तो याद रखना, यही बात वो करें कि पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपकी हॉलीडे यानी छुट्टी तो अवश्य रहती होगी, तभी टहल जाओ कि एक बार आ जाओ प्लीज बाबू, एक बार आ जाओ। ठीक है, यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन मतलब नए दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरा चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे, या देखो यहाँ पे भारत की बात नहीं हुई है, सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण नहीं हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख तो लेना जरूरी है। देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के, फिर कहते हैं कि वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। याद रखना, कहाँ के कारीगर की बात है? कलकत्ता के। फिर कहते हैं आपकी प्रिय सहयोगिनी
आपके जो प्रिय सहयोग करने वाली हैं सहयोगिनी दामिनी, दामिनी मतलब बिजली, यहाँ पे बिजली पे देखो व्यंग्य किया गया है, जो मेघों पर यानी बादलों पर आरोहण मतलब रूढ़ होती हैं, रूढ़ करके आनंद मतलब खुशी से अटखेलियाँ मतलब हंसी मिचोली किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो गई है। बिजली, भगवान निशानाथ, निशा के जो नाथ हैं रतिपति, जो है रात की बात है, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका, निर्मल साफ चंद्रिका जिसमें जिसमें मल ही ना हो, निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा तो पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद, एक होता है नीरद, एक होता है नीरज, एक होता है नीरद ही। देखो यहाँ पे नीरद एक शब्द हो गया, नीरज एक शब्द हो गया, नीरद ही। ठीक, ये तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। कोई बता सकता है? कमेंट करके बताएं इनके अर्थ क्या होता है। नीरद, नीर अर्थात जल, दा मतलब देने वाला अर्थात बादल, इसका अर्थ क्या होता है? बादल। अगर समास कभी पूछ ले तो इसका समास क्या होता है भैया? बहुव्रीहि समास। नीरज मतलब नीर मतलब जल, जा मतलब जन्म लेना, नी जल से जन्म लेना अर्थात कमल, बादल। नीरद ही, नीर मतलब जल, धा मतलब धारण करने वाला अर्थात समुद्र। ठीक है, किसके? सब बहुव्रीहि समाज के उदाहरण है। यही बात कर रहे हैं कि नीरद वासनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। जैसे बताते, बताओ कौन कौन, बताओ। कहते हैं कि किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। बताइए कमेंट करके, गज किसका है, हंस किसका है, बैल किसका है, चूहा किसका है, इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस कहानी में चारों जातियों का वर्णन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन हो रहा है। फिर कहते हैं कि हमारे श्वेतांग महाप्रभु, देखो श्वेतांग की बात हो रही है, श्वेतांग को महाप्रभु कहा है कि हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि भैया कहानी में बिजली को कौन लेकर आया था? तो श्वेतांग महाप्रभु। कौन? श्वेतांग महाप्रभु। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन प्राप्त काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासनी विद्युत यानी बिजली देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, क्या करे? बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा है। इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है भैया? दासी वृत्ति। क्या लिखा है? दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भावा त्रैलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, ये नाम दिया है। अब वही स्थान स्थान में संबंध ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तक मोटे वृहद आकार खम्भ गाड़ दिए गए, यानी बड़े आकार के खंभे गाड़ दिए गए हैं। अब यहाँ से देखो, इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। यहीं पे भैया प्रकृति से छेड़छाड़ किया गया है। वहाँ यानी कलकत्ता के ईडन गार्डन, याद रखना, पूछा जाएगा आपसे कि बतावा भैया कि कलकत्ता का कौन से गार्डन का वर्णन हुआ है कहानी में? तो ईडन गार्डन। कौन सा हुआ है भैया? ईडन गार्डन। कौन सा हुआ है भैया? ईडन गार्डन। कौन सा हुआ है भैया? ईडन गार्डन। इंपॉर्टेंट है, कौन सा हुआ है? ईडन गार्डन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईडन गार्डन। तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय, कलकत्ता के
कलकत्ता के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी, देखो कितनी खतरनाक भाषा का प्रयोग किया है। कलकत्ता के विश्वविद्यालय, विश्व श्रेष्ठ यानी विश्व में जो श्रेष्ठ है, विश्व में जो श्रेष्ठ होते हैं यानी पंडित, इन पंडितों की बात की गई यहाँ पे। विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी अर्थात सरस्वती जी, ठीक है, सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारी है, विद्या तो चमत्कार करने वाली है। वहीं के फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात आगे देख लो। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय, याद रखना इनके देव सेनापति कौन हैं, कार्तिकेय बाबू को भी के छक्के छूट जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि भैया कार्तिकेय बाबू की तुलना किससे की गई है, बंगाली बाबू से। किससे, बंगाली बाबू से जचते हैं। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। पूछा जाएगा कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के अनुसार आपको बताना है कि मयूर किसका वाहन है, तो कार्तिकेय का। हालांकि वैसे भी एक मिनट कहानी जब अनुसार लगा देगा तो आप फंस जाओगे। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय यानी वीर का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट इंपॉर्टेंट, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट। मिंट का अर्थ क्या दिया यहाँ पे, टकसाल। टकसाल को देखकर सिंधु तनया, क्या नाम भैया, सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या है, सिंधु तनया अर्थात सिंधु की बेटी सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे, आश्चर्यजनक हो जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल यानी काफी समय से निज यानी स्वयं के लिए उज्ज्वल वप में कलंकी की कालिमा लेपन करके कलकी देखो कलकी शशांक चंद्रमा, शशधर शश को धारण करने वाला, शश लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई, अब यहाँ भी इतनी इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझ नहीं पाओगे। बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया, बम्बई की थी महारानी विक्टोरिया देवी की थी नहीं, मतलब वहाँ जो उनकी वो प्रतिमूर्ति है उसका उस पर काला दाग था। जो बम्बई में जो यानी बम्बई में एक मूर्ति बनी थी किसकी, विक्टोरिया रानी की जी, उस पर काला दाग लगा हुआ था। उसको छुड़ाने के लिए प्रोफेसर गज्जर महाशय, याद रखना कौन, प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए थे। पूछा जाएगा कि काला दाग किसने छुड़ाया था, तो गज्जर महाशय ने। किसने छुड़ाया था भैया, गज्जर महाशय ने। किसने, गज्जर महाशय। महाशय फलीभूत हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी फलीभूत ना होंगे। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान, कौन, सूर्य भगवान चंद्रमा के कौन है, सूर्य भगवान है। जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लेता है। इनका मानना है कि चंद्रमा पर आपके और आपके स्वामी यानी सूर्य भगवान यानी चंद्र जो सूर्य पे और चंद्रमा यानी चंद्रमा सूर्य पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तब ग्रहण पड़ता है, ये कहानी के अनुसार। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि कोई कुटिल ग्रह, खराब ग्रह, कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव मैं विनय करती हूँ कि जब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें, अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर यानी सूर्य देवता, सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है।
और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह ये सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। कहते हैं कि यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या फिर सुखी है। सब बहुत तगड़ा से व्यंग्य किया है। यदि फिर कहते हैं यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए, यहाँ पे देखो चिकित्सा पे व्यंग्य है, ठीक है। कहते हैं अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरि इंपॉर्टेंट है, धन्वंतरि महाशय को और देवताओं के कौन चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते हैं। धन्वंतरि महाशय को और जो देवताओं के चीफ कौन है, चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेकर आए। आशा है कि धन्वंतरि महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वह आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मैंने कलर नहीं किया है। यहाँ के इंडियन पीनल कोड का प्रयोग किसमें किया गया, इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। क्या खरीद ले जाने की बात की गई है, टाइपराइटर। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग है ना 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालते हैं। कौन, ये वाले बिल्डिंग राइटर्स के जो हैं। अब लास्ट हो रहा है कहानी का। कह रहे हैं कि अच्छा अब मैं आपसे विदा होती हूँ, मैं जा रही हूँ। जितना मैंने कहा है समझ लो ध्यान करके फिर बताना। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही हैं, हाँ बिटिया बहुत बोर कर दी उनका, पर खेद है आपने उनके अनुकूल मतलब उनके अनुसार, प्रतिकूल उनके विपरीत एक बात का भी उत्तर ना दिया। कहता था ना कहाँ समय, हमारे पास पूरा दिन घूमी थी, टाइम नहीं। परंतु आपके इस मौनावलंब यानी मौन हो जाना, कुछ ना बोलना को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ कि मेरी बातें आपको पास ठीक तरीके से पहुँच चुकी हैं। अच्छा तो मैं प्रार्थना आपसे विदा लेता हूँ। प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर, एक बंग महिला, एक टेढ़ी महिला, ठीक है। तो ये था कहानी, आपको अच्छी लगी होगी या नहीं लगी होगी, थोड़ा जो है पत्रात्मक रूप में है ये। हाँ अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, ठीक है। ये इतना आपको तैयार रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये मैं महत्वपूर्ण बातें रखा हूँ। देखो सबसे पहली बात कि भैया सुन ले मेरी बात कि कितनी बार प्रणाम किया था, अनेक बार। कितनी बातें करना चाहती थी, 2-4 बातें करना चाहती थी, ठीक है। को जो है सूर्य भगवान कहाँ की बात की, आकाश मंडल की, किसकी, आकाश मंडल के। अब दूसरी बात, भगवान चंद्रदेव की विशेषताएं कुछ दिया इन्होंने। एक पुराने हैं, दूसरे बूढ़े हैं, तीसरे अमर हैं, सुयोग्य हैं, सुंदर भी हैं, योग्य भी हैं, कार्यदक्ष हैं यानी कार्यदक्षता है उनके अंदर, परिश्रमी हैं, बहुत परिश्रम कर सकते हैं, बहुदर्शी हैं, कार्यकुशल हैं और सरल स्वभाव महात्मा हैं। ये विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी। डिपार्टमेंट का अर्थ क्या है भैया, यहाँ पे महकमा अर्थ है
क्या है महकमा, ट्रांसफर का अर्थ क्या है बदली। काशी, काशी का वर्णन याद रखना, काशी, काशी में कौन, शांति धाम का वर्णन किया गया है। और किस किस जो है भगवान का नाम लिया है, हरि का नाम। भारत में प्रभु लॉर्ड कर्जन को, इम्पोर्टेंट है, किसका व्यंग्य है, लॉर्ड कर्जन को। कमीशन और मिशन दोनों अत्यंत प्रिय, पूछा जाएगा कि कहानी के अनुसार किसको कमीशन और मिशन दोनों प्रिय हैं, तो लॉर्ड कर्जन को। आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण कर लेती है, याद रखना ये लाइन, कि पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत की जो संतान है वो जो चश्मा धारण करती है उसका समय क्या है, यानी कौन से समय में, तो लड़कपन से ही। भारत को इन्होंने देखो दीनहीन और छीड़ पर्व कहा, इंपॉर्टेंट है, दीनहीन और छीड़ पर्व कहा है। राजधानी इंपॉर्टेंट, राजधानी कलकत्ता और काशी का वर्णन इसमें आया है, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझने लायक है कि यहाँ पे मिंट का अर्थ क्या दिया, इंपॉर्टेंट है भैया, मिंट का अर्थ क्या है, टकसाल, मिंट का अर्थ क्या है भैया, टकसाल। बम्बई, वेरी इंपॉर्टेंट, बम्बई, बम्बई में जो महारानी विक्टोरिया की जो मूर्ति थी उसका काला दाग किसने छुड़ाया था, प्रोफेसर गज्जर ने। किसने छुड़ाया था, प्रोफेसर गज्जर ने छुड़ाया था। हमें लगता है इस कहानी से जितना फैक्ट्स था मैंने आपके सामने रख दिया, इंपॉर्टेंट था, इतना आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए ये इसी प्रकार से हर कहानी के, हर कहानी, ये एक ऐसे समझ सकते हो कि आपको ट्रेलर के रूप में मैंने दिया, ठीक, इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट्स था ही नहीं, ठीक है। अगर आपसे तीसरी कसम की बात करें तो जो गाँव नाम आते हैं, ठीक है, रास्ते में, उनको मैं एक पास रखूँगा, ठीक है, क्रम वाइज क्रम, हर चीज़ का आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, नोट्स मेरे पढ़ने हैं, इससे बाहर वो चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे निबंध हो, चाहे कविता हो, मैं इनकी बात करता हूँ। उपन्यास अन्य कविता कोई भी टीचर नहीं आपको संपूर्ण पढ़ा पाएगा, थोड़ा थोड़ा सब कोई पढ़ा सकता है, मगर अगर उनको अब इतना पढ़ने की, क्योंकि ये जून वाला एग्ज़ाम हो जाए फिर देखता हूँ, या उतना नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर 8 यूनिट पे आपकी पकड़ है, फर्स्ट पेपर अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, कोई रोक नहीं सकता। उपन्यास अन्य कविता आप छुए ना, इसकी भी जिम्मेदारी है, मगर 8 यूनिट पे पकड़ बनानी तो ही पड़ेगी, ठीक है। 8 यूनिट का कहने का मतलब है भाषा विज्ञान दूसरी यूनिट, ठीक है, भारतीय का भारतीय पाश्चात्य एक है, चौथी यूनिट तो आप लोग समझते हैं 3 से 4 प्रश्न आते हैं, 5वीं यानी कविता, 6ठी कहानी उपन्यास छोड़ दो, ठीक है, 7वीं कहानी निबंध कविता और नाटक, ठीक है। तो मैं इनको पहले पढ़ाऊँगा, समय मिलेगा तो मैं लगभग 3 से 4 घंटे क्लास लूँगा, तो उसमें सारे उपन्यास की भूमिका, पात्र परिचय, ठीक है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दे दूँगा इस एग्ज़ाम के चलते, क्योंकि अगली बात में अभी इतना समय नहीं है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ऐसी भाई पीडीएफ चाहिए, इसी प्रकार से मैंने बढ़िया आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आपको अलग तरीके से, एक-एक गाना, एक-एक जो राइटर हैं, रचनाकार हैं, जो आपको ज़्यादा संबंधित आपसे जुड़े हुए हैं, कहने का अर्थ जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत नाम है। दूसरी बात, आपके सिलेबस के उनमें गाना ही बना दिया इनकी रचनाओं पे, आपको याद ना हुआ, ये इसकी मेरी ज़िम्मेदारी, मैं याद करा के ही छोड़ूँगा आपको, ठीक है। तो भरोसा करें, एक बार क्लास देख लें, पीछे जाएँ, क्लास देखें, प्लेलिस्ट में जाएँ, फिर आपको समझ में आएगी मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। याद रखना इस नंबर पे 97 21 56 58 और 75, ठीक है। इस बात को याद रखना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा और उसमें लिखना, अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा सर नोट्स चाहिए, ठीक है। ये लिखोगे, उसके बाद में इसमें आपको मैं स्कैनर भेज दूँगा, उस पर ज़्यादा नहीं, बहुत कम फीस है बेटा, 299, वो भी फ्री पढ़ाऊँगा, फ्री है, पर नोट्स आपको चाहिए अगर तो, ठीक है, रिवीजन के लिए अच्छे। और इसमें एक बात और बता दूँ आपको कि इसमें पीवाई क्या नाम है, एमसीक्यू भी सम्मिलित किए जाएंगे, यानी जो मैं भी प्रैक्टिस इनकी कराऊंगा, अगर इन एक कहानी पे कम से कम 50-50 जो है क्वेश्चन होंगे वो भी आपको मैं दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगा। 299 अब कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज तक मैं यहीं तक रखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी देर आप लोगों ने सुना मुझे, पढ़ा मुझे, ठीक है। बाकी हम लोग कल से अब हम रेगुलर क्लास लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।